आज हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय को डिकोड करने वाले हैं और वो है मुद्रा और साख यानी मनी और क्रेडिट। हमने इस पूरे विषय को इस तरह से तैयार किया है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लियर होंगे ही, साथ ही आपके आने वाले एग्जाम्स के जो एमसीक्यूज है ना, उनके लिए हर एक जरूरी पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में गोता लगाते हैं। ठीक है, तो इस आर्थिक सफर के हमारे 6 मुख्य पड़ाव होने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वस्तु विनिमय और मुद्रा से, फिर समझेंगे आधुनिक मुद्रा को, उसके बाद देखेंगे कि बैंक असल में काम कैसे करते हैं, साख यानी क्रेडिट हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, ऋण के स्रोत क्या हैं, और आखिर में बात करेंगे स्वयं सहायता समूहों की। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। वस्तु विनिमय और मुद्रा, समस्या और समाधान। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए जब पैसे नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सीधे सामान के बदले सामान बदलते थे। इसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब इस बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। मान लीजिए एक किसान है जिसे जूते चाहिए और उसके पास देने के लिए गेहूं है। उसे एक ऐसा मोची खोजना होगा जिसके पास जूते तो हों, लेकिन उसे बदले में गेहूं ही चाहिए हो। इसे अर्थशास्त्र में कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और ध्यान रखिए, यह आपके एमसीक्यू के लिए एक पक्का सवाल है। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यापार तभी होगा जब दोनों की जरूरतें बिल्कुल एक दूसरे से मैच करें। अगर मोची को गेहूं नहीं चाहिए तो डील कैंसल। जाहिर है यह तरीका बहुत ही थकाऊ और अव्यवहारिक था। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है हमारे सिस्टम के हीरो की, यानी मुद्रा या मनी की। मुद्रा ने आकर इस पूरे सिर दर्द को ही खत्म कर दिया। ये एक ऐसा यूनिवर्सल मिडलमैन बन गई जिसे सब स्वीकार करते हैं। अब उस किसान को कोई ऐसा मोची नहीं ढूंढना जिसे गेहूं चाहिए। वो अपना गेहूं बाजार में बेचेगा, मुद्रा लेगा और उस मुद्रा से जाकर आराम से जूते खरीद लेगा। सिंपल। इसने व्यापार को इतना आसान और तेज बना दिया जिसकी हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो यहां सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि मुद्रा असल में काम क्या क्या करती है। ये 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है विनिमय का माध्यम या मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एमसीक्यू में अक्सर पूछते हैं कि मुद्रा का प्राइमरी काम क्या है, तो वो यही है। इसके अलावा ये मूल्य मापन का काम करती है, जैसे कौन सी चीज कितने रुपए की है। ये भविष्य के भुगतान को आसान बनाती है और संपत्ति का संचय यानी वेल्थ को स्टोर करने का एक बहुत ही सेफ तरीका भी देती है। अब आते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर, आधुनिक मुद्रा, सिक्कों और नोटों से आगे। अब तक हमने पुराने समय की बात की, लेकिन अब जरा आज की इस मॉडर्न फाइनेंशियल दुनिया को देखते हैं जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में मुद्रा के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। पहला तो वही है जो हमारी और आपकी जेब में है, यानी करेंसी, वो कागज के नोट और सिक्के जो सरकार जारी करती है। लेकिन दूसरा रूप भी उतना ही असली है और वो है बैंक जमा या बैंक डिपॉजिट्स। आज के इस डिजिटल दौर में जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, जिसे आप एटीएम, चेक, यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए खर्च करते हैं, वो भी पूरी तरह से मुद्रा ही है। डिजिटल पैसे की ताकत आज नकद से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब जब भारत में पैसे की बात हो तो एक नाम तो आना ही है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ये भारत का सेंट्रल बैंक है, बैंकिंग सिस्टम का बॉस। इसके काम आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई देश के लिए करेंसी नोट तो छापता ही है, साथ ही ये देश के बाकी सभी बैंकों को कंट्रोल करता है और पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे के फ्लो को मैनेज करता है। यही वो संस्था है जो ये इंश्योर करती है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित रहे। इसी मॉडर्न बैंकिंग से जुड़े 2 बड़े ही काम के शब्द हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरा है चेक। मांग जमा का मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट का वो पैसा है जिसे आप जब मांगेंगे यानी जब डिमांड करेंगे, बैंक आपको दे देगा। क्योंकि इसे तुरंत कैश में बदला जा सकता है, इसलिए इसे मुद्रा माना जाता है। और चेक क्या है? ये कोई आम कागज नहीं है, बल्कि आपके द्वारा बैंक को दिया गया एक रिटन ऑर्डर है कि आपके अकाउंट से किसी फला इंसान को एक तय रकम दे दी जाए। ये बिना कैश के बड़े पेमेंट्स को एकदम सेफ बना देता है। चलिए तीसरे अध्याय पर चलते हैं, बैंक कैसे काम करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सब जानते हैं बैंक हमारे पैसे सुरक्षित रखते हैं, एटीएम देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक अपना खुद का खर्चा कैसे निकालते हैं? उनका प्रॉफिट आखिर आता कहां से है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। और ये बात इस 3 कदम के शानदार मैकेनिज्म से एकदम क्लियर हो जाती है।
स्टेप 1, हम और आप अपनी बचत बैंक में जमा करते हैं, जिस पर बैंक हमें थोड़ा सा ब्याज देता है। स्टेप 2, बैंक उस सारे पैसे को अपने पास लॉक करके नहीं रखता, वो उसका एक बड़ा हिस्सा उन लोगों को लोन पर दे देता है जिन्हें पैसे की जरूरत है। और स्टेप 3, बैंक इन लोन लेने वालों से ज्यादा ब्याज वसूलता है। तो डिपॉजिट करने वालों को दिया गया कम ब्याज और लोन लेने वालों से लिया गया ज्यादा ब्याज, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, बस वही बैंक की असली कमाई है, यही उनका प्रॉफिट है। अब बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ, साख यानी क्रेडिट, वरदान या अभिशाप। बैंकों के काम करने का तरीका तो हमने समझ लिया, अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर आ गए हैं। आसान भाषा में साख को कर्ज या लोन कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्ज लेना हमेशा फायदेमंद होता है या ये किसी तबाही की शुरुआत है? सच तो ये है कि साख के दो बिल्कुल अलग चेहरे हो सकते हैं। मान लीजिए एक किसान ने लोन लिया, अच्छे बीज खरीदे, खाद खरीदी, फसल शानदार हुई और उसने मुनाफा कमाकर सारा लोन चुका दिया। यहां क्रेडिट ने उसकी इनकम बढ़ा दी, ये उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, अगर बारिश नहीं हुई और उसी किसान की फसल बर्बाद हो गई तो वो लोन नहीं चुका पाएगा। अब वो कर्ज उसके लिए एक पहाड़ जैसा बोझ बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आर्थिक तरक्की और आर्थिक बर्बादी के बीच की लाइन कितनी पतली है। और जब हालात बिगड़ते हैं तो इंसान एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंस जाता है, जिसे कहते हैं ऋण जाल या डेट ट्रैप। एग्जाम्स के लिए ये टर्म बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऋण जाल एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कोई व्यक्ति अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए मजबूर होकर एक नया कर्ज ले लेता है और फिर एक के बाद एक कर्ज तले वो इस कदर दब जाता है कि वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दुख की बात यह है कि हमारे देश के गरीब किसान और मजदूर अक्सर इसी जाल का शिकार होते हैं। हमारा 5वां अध्याय है ऋण के स्रोत। अब अगर किसी को लोन चाहिए तो वो जाता कहाँ है? इंडिया में कर्ज लेने के असल में कौन-कौन से रास्ते हैं, आइए देखते हैं। आपके सामने जो ये तुलना है, ये आपके एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट चीट शीट है। इसे अच्छे से समझ लीजिए। ऋण के 2 सेक्टर हैं, औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल। औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां आती हैं जिन्हें आरबीआई कंट्रोल करता है। यहाँ ब्याज कम होता है और चीजें सुरक्षित रहती हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स बहुत पक्के चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ है अनौपचारिक क्षेत्र, जहाँ गांव के साहूकार, व्यापारी या रिश्तेदार आते हैं। यहाँ कोई सरकारी नियम कानून नहीं चलता, वो मनमाना ब्याज वसूलते हैं। भले यहाँ कागजी कार्रवाई कम हो, लेकिन यहाँ शोषण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये अनौपचारिक क्षेत्र या साहूकार इतने ही खतरनाक हैं, तो लोग उनके पास जाते ही क्यों हैं? खासकर गांव में इनका बिजनेस आज भी क्यों चल रहा है? इसके पीछे कुछ बड़ी मजबूरियां हैं। पहली बात, कई गांवों से बैंक आज भी मीलों दूर हैं। दूसरा, बैंकों को लोन देने के लिए गारंटी या कोलैटरल और ढेर सारे कागजात चाहिए होते हैं जो एक गरीब इंसान के पास नहीं होते। बैंकों की प्रोसेस इतनी लंबी होती है कि मजबूर होकर इंसान उसी साहूकार के पास चला जाता है जो आसानी से पैसा तो दे देता है, लेकिन फिर उसका जमकर शोषण करता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी अध्याय पर, स्वयं सहायता समूह। साहूकारों के शोषण और बैंकों की लंबी कागजी कार्रवाई के बीच एक बहुत ही बेहतरीन और जमीनी स्तर का समाधान उभरकर सामने आया है। इस कमाल के समाधान को हम स्वयं सहायता समूह या SHGs कहते हैं। ये दरअसल छोटे छोटे लोकल ग्रुप्स होते हैं, ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं के। ये सब मिलकर अपनी छोटी छोटी बचत को एक जगह इकट्ठा करते हैं। आप इसे एक तरह का मिनी बैंक समझ सकते हैं। अगर ग्रुप के किसी सदस्य को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो इसी ग्रुप से बहुत ही कम ब्याज पर लोन ले सकता है, वो भी बिना किसी भारी भरकम पेपर्स के। ये समूह गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये वाकई में एक गेम चेंजर है। खैर, जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज भारत में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। यूपीआई और तमाम फिनटेक ऐप्स अब गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस डिजिटल क्रांति के बाद वो साहूकारों का पुराना शोषक सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऋण का जाल अब अपना कोई नया डिजिटल रूप ले ले? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपने एग्जाम्स के लिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सके।